हेलो दोस्तों, आपका स्टूडियो बोर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम कल पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण, परावर्तन कोण शून्य जब होगा जब हमारी आपतित किरण अभिलंबवत दर्पण पर होगी। हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट कल छूट गया था, तो वो कुछ इस प्रकार है कि परावर्तन के दौरान प्रकाश के वेग तथा तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज का हमारा मुख्य कॉन्सेप्ट है गोलीय दर्पण। तो चलिए दोस्तों, हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण, यहाँ पर हमने गोलीय दर्पण की परिभाषा लिख रखी है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल और दूसरा उत्तल। यहाँ मैंने मार्क कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यह मैंने लिख रखा है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। चलिए दोस्तों, फिर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने उत्तल और अवतल दर्पण दोनों की परिभाषाएं लिख रखी हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक बार पढ़ के बता देते हैं। तो अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, और अर्थात गोले के भीतरी तल परावर्तक तल होता है। अवतल अवतल दर्पण का जस्ट उल्टा होता है। इस उत्तल दर्पण में जिसमें परावर्तन तल उभरे हुए तल से होता है, अर्थात इसमें परावर्तक तल बाहरी तल होता है। यहाँ पर बाहरी तल मैंने लिख रखा है। चलिए दोस्तों, इसे हम आपको चित्र की सहायता से बता देते हैं। यहाँ पर नीचे हमने चित्र बना कर रखा है, ये देखिए, इसमें हमने समतल दर्पण भी लिख रखा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम तीनों चित्र दिखा देते हैं। ये देखिए, पहला समतल है दर्पण है, दूसरा अवतल दर्पण है और तीसरा उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं अवतल दर्पण। सबसे पहले देख लेते हैं। ये देखिए, ये कलई किया हुआ भाग है और ये परावर्तक तल है और ये मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पर इसमें इसकी मुख्य परिभाषा यही है कि इसमें जो है परावर्तक तल जो होता है, वो परावर्तन जो होता है वो अंदर वाले तल से होता है, मतलब कि दबे हुए तल से होता है। जबकि उत्तल दर्पण में इसका बिल्कुल विपरीत होता है, इसमें परावर्तन तल बाहरी तल होता है, ये जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। और इसमें अंदर वाले तल पर कलई की रहती है, जैसा कि ये चित्र में बनाया गया है। और इससे कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें एक फैक्ट यह भी है कि इसका मुख्य अक्ष जो अवतल दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष इसका जो मुख्य अक्ष होता है वो परावर्तक तल की ही ओर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रहा मुख्य अक्ष, इसे ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष परावर्तक तल की ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण में इसका बिल्कुल विपरीत होता है। इसका मुख्य अक्ष आप देख सकते हैं, इसका मुख्य अक्ष गोले के बाहर ओर है और इसका मुख्य अक्ष गोले के अंदर की ओर है। तो ये दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो इसे आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो इस चित्र में जो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, अवतल दर्पण का ये मैंने मार्क कर दिया है, ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है और ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र है। ये वक्रता केंद्र उसे कहते हैं जिस गोले से ये मतलब कटे होते हैं। ये आप इसकी गोलीय दर्पण की परिभाषा में आप देख चुके हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण ये जो होते हैं, ये उसके अंदर होते हैं, मतलब कि एक गोले के ही कटे हुए भाग होते हैं। और जिस कटे हुए गोले के भाग होते हैं ये अवतल और उत्तल दर्पण, ये उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे कि यहाँ से ये इतना भाग काट लिया गया है और यहाँ से ये देख लीजिए, ये यहाँ से इतना भाग काट लिया गया है। और बाकी जो यहाँ पर बाकी जो बचे हुए हैं, बाकी बाकी जो हैं, यही केंद्र, ये इसका जो पहले केंद्र था, इसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि समतल दर्पण भी हमारा महत्वपूर्ण है। ये समतल दर्पण है, इसकी हमने यहाँ पर एक परिभाषा लिख रखी है। समतल दर्पण एक समतल सतह का होता है। जैसे कि आपने उत्तल और अवतल को देखा, उसके जो तल हैं वो समतल नहीं है, जबकि इस समतल दर्पण के समतल होते हैं। समतल दर्पण का परावर्तक तल तथा वो जो कलई वाला तल दोनों ही समतल होता है। और उस दोनों दर्पणों को आपने देखा, वो समतल नहीं होते हैं। और और इससे इसका आपतन कोण इसका जो परावर्तन कोण होता है वो आपतन कोण के बराबर होता है।
और आपतन कोण, आपतित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर ये लिख रखा है। चलिए दोस्तों, आपको एक बार चित्र में दिखा देते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये पहला चित्र है। ये पहला चित्र में मैंने समतल दर्पण लिख रखा है। ये दूसरा चित्र है, ये दूसरे चित्र में हमने अवतल दर्पण लिख रखा है, और ये तीसरा चित्र में मैंने उत्तल दर्पण लिख रखा है। इसमें आप देख सकते हैं, जो अवतल दर्पण है और जो उत्तल दर्पण है, इसके दोनों मतलब कि गोल हैं, और इसका जो तल है वो बिल्कुल समतल आपको दिख रहा है। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल समतल है, जबकि ये दोनों गोल दिख रहे हैं। ये इधर से कर्व है, ये इधर से कर्व है। तो यही अंतर है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में। ये गोलीय दर्पण का भाग रही है समतल दर्पण, और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों गोलीय दर्पण ही के ही भाग हैं। और इसमें गोलीय अवतल और उत्तल दर्पण में फ़र्क बस इतना होता है कि अवतल दर्पण का परावर्तन भीतरी तल से होता है, मतलब कि दबे हुए तल से, और उत्तल दर्पण का जो वो होता है परावर्तन, वो बाहरी तल से होता है, मतलब उभरे हुए तल से होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमने समतल दर्पण का भी एक चित्र बना के रखा है। इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद में इसे हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने समतल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण, मतलब कि कुछ लिख रखे हैं, कुछ महत्वपूर्ण नोट्स लिख रखे हैं, जिसे हम आपको पढ़कर दे रहे हैं। इसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब जब वस्तु यू गति से दर्पण की ओर गतिमान होती है, तो उसका प्रतिबिंब भी यू गति से गतिमान होता है, और इन दोनों की सापेक्ष गति जो है, इन दोनों की सापेक्ष गति 2u प्रतीत होती है। मतलब कि पहली वस्तु की गति u और प्रतिबिंब की गति u। लेकिन जब वो जो वस्तु गतिमान है, वहाँ से जब मतलब वहाँ पर कोई आदमी हो वस्तु की जगह पर, तो वो जब अपने आप को दर्पण में देखेगा, तो उसे अपनी गति 2 गुना दिखाई देगी। यहाँ पर मैं एक चित्र खींचकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर हमने एक समतल दर्पण खींच लिया है। यहाँ पर एक साइड में कलई कर दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए, ये तल कलई किया हुआ है। यहाँ पर जब कोई, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ऐसे करके, और ये यू वेग से मान लीजिए गतिमान है, और इधर इसका प्रतिबिंब भी है। तो जब ये इस दर्पण की ओर यू गति से गतिमान होगा, तो ये भी यू गति से गतिमान होगा। लेकिन सापेक्ष गति, जब ये अपने आप को जब इधर से देखेगा, तो इसे इसकी गति, ये दोनों गति जुड़कर 2u प्रतीत होंगी। यही यही था एक नोट पॉइंट। और इसके बाद एक और नोट पॉइंट है, ये दूसरा नोट पॉइंट है। इसे आप पढ़ सकते हैं कि किसी एच लंबाई की वस्तु को का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए हमें h/2 लंबाई के दर्पण की जरूरत होगी। इसका चित्र भी मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। तो मान लीजिए ये एक वस्तु है, इसकी लंबाई हम h मान लेते हैं। ये h लंबाई की एक वस्तु है, तो इसका हमें पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो हमें यहाँ पर एक दर्पण की, समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो ये समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। h/2 ये इसकी न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तब ये इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब कैप्चर कर लेगा, मतलब पूरा प्रतिबिंब इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 नंबर नोट है। 3 नंबर नोट आपको दिख रहा होगा। 3 नंबर नोट में हमने लिख रखा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, ये याद रखने योग्य बात है। इसे इसे आपको हमेशा याद रखना है। और यहाँ पर हमने 4 नंबर पॉइंट लिख रखा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। आप अपना घर का भी दर्पण यूज कर सकते हैं। उसमें जब आप प्रतिबिंब देखेंगे, तो जितनी आपकी एक्चुअल लंबाई होगी, आपको उस दर्पण में उतना ही लंबा आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। और इस दर्पण का लास्ट टॉपिक ये है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। अब यहाँ पर 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। पहला प्रतिबिंब होता है आभासी और दूसरा होता है वास्तविक। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? इसमें एक अंतर ये होता है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समतल दर्पण के प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बनता है। और हम यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दे रहे हैं कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होगा। ये आप कहीं पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। आपको जहाँ जहाँ आभासी लिखा मिल जाए, समझ लीजिए कि वो सीधा प्रतिबिंब ही है।
अगर आभासी कह दे तो आपको समझ जाना है कि वो सीधा है, अगर वास्तविक कहे तो इसका मतलब वो उल्टा है। तो यहाँ से ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। उसके बाद में एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसका नाम है अवतल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके 3 उपयोग हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। इन तीनों उपयोगों को बारी-बारी करके हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें से सबसे पहला उपयोग अवतल दर्पण का ये है कि अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से टार्च के परावर्तक तल के रूप में किया जाता है। जो सिंपली आप जो टार्च देखते हैं, उस टार्च के अंदर जब आप उस टार्च कभी आपने फोड़ के देखा होगा, तो उसके अंदर एक परावर्तक तल मिलता है, जो कि जो कि गहरे हुए तल से। उसका ऐसे ही तो बनता है चित्र अवतल दर्पण के। तो यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है और इधर इस भाग पर कलई होती है। उसका परावर्तक तल इसी ओर होता है। इस साइड उसका परावर्तक तल होता है और यहाँ पर यहीं से किरणें जो होती हैं, यहीं से किरणें यहाँ से टकराकर ऐसे ऐसे चली जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो परावर्तक जो हमारा टार्च में जो हमारा दर्पण प्रयोग होता है, वो दर्पण अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण का उपयोग नाई करता है। अवतल दर्पण जहाँ जैसे यहाँ 2 नंबर पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग नाई के द्वारा किया जाता है। नाई हजामत बनाने के लिए इसका प्रयोग करता है, क्योंकि ताकि उसे बड़ा प्रतिबिंब दिख सके। और तीसरा उपयोग ये है कि अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी में किया जाता है। और सौर भट्ठी में किस लिए किया जाता है? आपको बता दें कि सौर भट्ठी सौर ऊर्जा से ही किसी भी चीज़ को मतलब जलाने या गलाने के लिए बनाई जाती है। तो इसमें ये होता है, ऐसे ये एक दर्पण होता है, इसमें सिंपली कुछ नहीं होता, ये इतना बड़ा ही स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर वैसे तो बड़ा होता है और वैसे जैसे कि यहाँ पर सूर्य की किरणें इससे प्राप्त की जाती हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट किरणें आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट किरणें। और यहाँ पर ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है और यहाँ पर फोकस होता है। आपने पढ़ा होगा कि जब अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें आती हैं, तो परावर्तित होकर फोकस फिर भी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर सारी किरणें देखिए, आपको ये फोकस पर दिख रहा होगा। इसका ये इसका फोकस है, ये देख रहे हैं, ये बिंदु आपका फोकस है। तो यहाँ पर मतलब कि इतनी ज़्यादा किरणें आ जाने के बाद यहाँ पर हाई टेम्परेचर बन जाता है, जिसके कारण इससे सब कुछ गल जाता है। तो कहने का मतलब है अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी में किया जा सकता है। आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप उसके उपयोग में ये भी लिख सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं देनी होगी। अगला पॉइंट हमारा होता है उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के भी हमने 2 उपयोग लिख रखे हैं, जो कि महत्वपूर्ण हैं। उत्तल दर्पण का पहला उपयोग है कि जो जो गलियों में बाज़ारों में जो रोड लैंप का परावर्तक तल होता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। जैसे कि आपको मैं उत्तल दर्पण दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए, मैं ड्रा कर देता हूँ आपके लिए उत्तल दर्पण। ये आपका उत्तल दर्पण होता है, ऐसे होता है और इसमें ऐसे-ऐसे होता है और इसका जो परावर्तक तल होता है, बाहरी तल होता है। तो यहाँ पर एक मान लीजिए ये ऐसे बल्ब है, तो जब ये बल्ब होता है, तो यहाँ पर जब ये ऐसे टकराकर ऐसे इसकी रोशनी को ऐसे फैला देता है, यहाँ से एक किरण आई ऐसे फैला देगा, तो ये ऐसे मतलब काफ़ी लंबा क्षेत्र ये कवर कर देता है। और हमें जानते ही हो कि हमें बाज़ारों में दूर तक देखने की ज़रूरत नहीं होती, पास में ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए। तो इसलिए इसका प्रयोग बाज़ारों में लैंप के में किया जाता है। और उत्तल दर्पण का एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के लिए वाहनों में किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पता होना, ये इसे बोर्ड में डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इसे आपको याद रखना ज़रूरी है। इसका कारण यह है कि जो उत्तल दर्पण होता है, उसका दृश्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि इसका दृश्य क्षेत्र बनाएँ तो कुछ ऐसे यहाँ तिरछा होके यहाँ तक। तो मान के चलिए इतना विशाल दृश्य क्षेत्र इसका होता है। इतना विशालकाय दृश्य क्षेत्र होता है, जिसके कारण इसका उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे कि आपके छोटे से मिरर में बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ समा जाती हैं, मतलब बड़ी-बड़ी गाड़ियों का चित्र ये बना देता है। इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बस दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर बस यहीं तक था और आपको इसका ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर विज़िट करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और आपको अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगा। और यदि आपको किसी भी चीज़ में समस्या होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।